मैं दीपक सिंह राजपूत। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एससीईआरटी, जो बिहार की जो एससीईआरटी किताबें हैं, तो उनका जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जो आसानी से किताबों में नहीं मिलती हैं अन्य किताबों में, तो उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। और ये मेरा विश्वास है कि आपको इन जो 35-36 पेज जो भी हैं अभी, तो उनमें से आपको ज़रूर 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो आपने पहली बार पढ़ी हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह ध्यान रखना कि इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। साथियों, जो रामनगरी मोहल्ला है, यह कहाँ पर है? तो ये पटना के बेली रोड स्थित आशियाना रोड पर है। कहाँ पर है? पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ पर है। प्रदेशों में यदि खान पान में अंतर की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो खान पान में मछली और चावल प्रसिद्ध है यहाँ का। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर ये ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है। और बिहार का पता ही है आपको, लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध है। ठीक। राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों की बात करें तो जो रीति रिवाज हैं वो छठ पर्व ये बिहार से संबंधित है। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से, सरहुल झारखंड का पर्व है जो कि वहाँ के आदिवासियों का पर्व है। कौन? सरहुल। ठीक। और सारंगपुर, सॉरी, ये तो भोजपुर जिला में आता है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और ओणम जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। और इस अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। कहाँ पर? केरल में। तो प्रश्न इस तरीके से आएगा कि किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो केरल में। और किस त्यौहार पे होता है? तो ओणम में। ठीक है, ओणम पर। और पंजाब का जो त्यौहार है वो है क्या? लोहड़ी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और जो सारंगपुर शहर है साथियों, ये भोजपुर जिला में है। और नौहट्टा ये भी कहाँ पर है? ये सहरसा जिला में है। और यहाँ की जो मातृभाषा है वो क्या है? मैथिली। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन ये आ सकता है कि नौहट्टा किस जिले में आता है? तो सहरसा जिले में। और यहाँ की मातृभाषा क्या है? मैथिली। और ये अन्य भाषाओं की बात करें जो बिहार की हैं तो वो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, वज्जिका है। ये क्या है? बिहार में जो प्रचलित भाषाएं हैं उनका नाम है। भारत में साथियों 1652, कितनी? 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आपको पता है। और जो सुखपुर गांव है, कौन सा गांव है? सुखपुर गांव है। यह कहाँ पर है? यह सुपौल जिला में। कहाँ पर साथियों? सुपौल जिला में सुखपुर गांव है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं साथियों, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। और जन्म इनका 1891 में हुआ। मृत्यु इनकी 1956 ईस्वी में हुई। और ये किस जाति के थे ये? तो ये महार जाति के थे। किस जाति के थे? महार जाति के थे। और यह वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है। ये जो किताबों में लिखा है मैटर है, मैं उसी का बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो, देख रहे हैं अध्याय 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, उसमें से जो फैक्ट मैंने निकाले हैं। तो भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। और जो राजपुर गांव है वह बक्सर जिले में है। ठीक है। और के सी, ये किताब में लिखा है नाम यहाँ पे के सी। बाकी जो प्रचलित नाम है या जो इसका सही नाम होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? KCC। क्या होना चाहिए? KCC। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है फिर? किसान क्रेडिट कार्ड। तो KCC। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। और 5 एकड़ की लगभग कितनी ज़मीन होती है? 8 बीघा। 1 एकड़ में लगभग 1.5 बीघा। 15 एकड़ में 24 बीघा, जो कि किताब में आखिर लिखे हैं, मैंने आपको वो बताए हैं। हरवाहा किसे कहते हैं साथियों? तो वह मजदूर जो साल भर के लिए बड़े किसान के पास होते हैं। वह मजदूर जो बड़ी किसान के पास साल भर उनके घर पे रहते हैं और वहीं काम करते हैं, तो उनको कहते हैं हरवाहा। ठीक है। और जो कृषक मजदूर वो होते हैं साथियों जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं होती, वह दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कृषक मजदूर। और सिगरेट साथियों आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? 4000 रासायनिक तत्व होते हैं, 200 ज्ञात विष होता है और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। किसमें? सिगरेट में। तो ये
आ सकता है कि सिगरेट से संबंधित सही तथ्य क्या है। तो ये आ जाएंगे इसमें 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष, 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट। ठीक, तो यह आपको याद रखना है। अध्याय 3 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यह है कि भारत में 5000 से ज़्यादा, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और महानगर हैं। ठीक है, और पक्की दुकान के पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। जो पक्की दुकानें होती हैं उनके पास क्या होते हैं, तो नगर निगम द्वारा जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो उनके पास होते हैं। और स्थायी कर्मचारी यदि कोई होता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं कि उनको बुढ़ापे के लिए बचत होती है, उनके पास अवकाश मिलते हैं और परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं, जो भी स्थायी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, अध्याय 4 है लेन देन का बदलता स्वरूप। इसमें जो फैक्ट मिले हैं साथियों, तो वो यह है कि दक्षिण भारत में सोने की बनी सिक्के हूण व पड़मप का चलन था। दक्षिण भारत में सोने की बनी सिक्के हुण व पड़मप का चलन था। वर्तमान सिक्के एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। और प्लास्टिक मुद्रा में कौन आ जाती है? एटीएम, जो डेबिट कार्ड होते हैं इनको प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत नौहट्टा की बात करें तो ये कहाँ पर? सहरसा जिले में है। और जो कृष्णा कावेरी विवाद है, कृष्णा कावेरी नदी विवाद है, ये तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों के मध्य है। सतलज नदी विवाद है, वह है हरियाणा और पंजाब राज्यों के मध्य है। साथियों, लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है। किसकी भावना पर आधारित होती है? तो लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है लोकतांत्रिक सरकार। प्रश्न आएगा कि लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या होता है? तो लोक कल्याण, आपके राज कल्याण, निजी कल्याण, तो ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि लोक कल्याण की भावना पर लोकतांत्रिक सरकारें आधारित होती हैं। आम सभा, जो साथियों आम सभा होती है वह पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। जो आम सभा होती है उसमें जो पंचायत क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उसमें सभी लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और जो मुखिया है वह ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है ना। तो जो ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मुखिया। ठीक, BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, ये इसका फुल फॉर्म है। कौन? BLO। यदि हम आरक्षण की व्यवस्था की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। जो भी चुनाव होते हैं आपकी ग्राम पंचायत में, इसमें क्या लिखा है? इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। ठीक, और बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। तो प्रश्न आपके लिए एक तरीके से बनेगा कि बिहार के पंचायत चुनाव में निम्न में से किस वर्ग के लिए आरक्षण है? तो उसमें आ जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, है ना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको छोड़ के बाकी के लिए यहाँ पर आरक्षण नहीं है। तो आपको अति पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखना है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग का भी। ठीक, महिलाओं के लिए सभी पदों की 50% सीटें आरक्षित। कितनी है? 50% सीटें आरक्षित हैं। एक इसमें चुनाव में, पंचायत चुनाव में, ये ध्यान रखना है आपको। और जो हल्का कर्मचारी है साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अन्य नाम क्या है? तो पटवारी है, लेखपाल है, ग्रामीण अधिकारी है, कानून गो, ये किसे कहते हैं? हल्का कर्मचारी को। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? जमीन का लेखा जोखा रखना। क्या होता है? जमीन का लेखा जोखा रखना इसका ये काम होता है। ठीक, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। और खेत नापने हेतु इसके पास एक लोहे की जंजीर होती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि खेत नापने हेतु जो हल्का कर्मचारी के पास एक जंजीर होती है लोहे की, उसका नाम क्या है? तो जरीब नाम है। क्या नाम है? जरीब नाम है। ठीक, किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है। जो हल्का कर्मचारी होता है ये क्या करता है कि किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है। और सरकार को क्षेत्र में जो फसलें उपजती हैं, जो उगने वाली फसलें हैं, इनकी जानकारी भी सरकार को देता है कि किस प्रकार की फसल हुई है, अच्छी हुई है, खराब हुई है। ठीक है, तो ये जानकारी भी कौन देता है? हल्का कर्मचारी। ठीक,
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। यदि हम एक पदानुक्रम की बात करें कि ये कौन किस रेंज का अधिकारी है, तो साथियों इस क्रम में जिलाधिकारी जिला लेवल में सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है उप समाहर्ता जिसका काम होता है भूमि सुधार से संबंधित, उसके नीचे होता है अंचलाधिकारी, उसके नीचे होता है अंचल निरीक्षक और उसके नीचे होता है हल्का कर्मचारी। तो जो सबसे जो नीचे होता है वो कौन होता है, हल्का कर्मचारी, और जो सबसे ऊपर होता है वो है जिलाधिकारी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं चौथे पेज पर। साथियों आपको ये ध्यान रखना है, एक किताब में लिखा हुआ है सरकारी किताब में कि बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। आप यह आपको याद रखना है कि बिहार राज्य में कोई भी महानगर नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की यदि हम एक इसकी बात करें प्रारूप की, तो साथियों यहाँ पर नगर पंचायत है बिहार में, नगर परिषद है जिसको नगर पालिका भी कहते हैं, और नगर निगम है। जो नगर परिषद होती हैं ये 40,000 से 2 लाख के मध्य जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ नगर परिषद होती है। ठीक है, और 40,000 से कम वहाँ पर नगर पंचायत, यानी जो गांव से शहर के रूप में बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पर नगर पंचायत होती है। और जहाँ 2 लाख से अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। ठीक है, और जो साथियों बिहार में जो पटना नगर निगम है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1952 में, ये ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो पटना नगर निगम में अभी कितने वार्ड हैं, तो 72 वार्ड है। कितने वार्ड हैं, 72 वार्ड हैं। और प्रत्येक वार्ड में एक एक व्यक्ति चुनकर आता है, प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति चुनकर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, वार्ड काउंसलर या पार्षद कहते हैं। और इसका चुनाव 5 साल के लिए होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो पटना नगर निगम है इसकी स्थापना 1952 में हुई और इसमें 72 वार्ड हैं। ठीक, नगर परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर एवं एक उप महापौर चुनते हैं। ठीक है, जो निगम परिषद होते हैं यह चुने हुए सदस्यों में से ही एक को महापौर बनाते हैं, एक को ही उप महापौर बनाते हैं, चुनते हैं। ठीक, महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। तो जो महापौर होता है ये क्या होता है, निगम परिषद का अध्यक्ष होता है और क्या होता है, सभापति होता है। ठीक है, और नगर निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है, यानी हर महीने होती है। किसकी बैठक, निगम परिषद की। ठीक, नगर निगम की प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है। कौन होता है, नगर आयुक्त होता है जो कि एक सरकारी कर्मचारी होता है और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का अधिकारी होता है। कौन, नगर आयुक्त। ठीक, ये लिखा है कि नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। तो प्रश्न आएगा कि नगर आयुक्त नगर निगम का क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है जवाब में, क्या बताना है, मुख्य प्रशासक होता है। ठीक है, और नगर निगम द्वारा जो लगाए हुए कर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो होल्डिंग कर जिसमें गृह कर, जल कर, मल कर ये सब आते हैं। ठीक है, और पेशा कर, ये नगर निगम की आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें तो नगर निगम को सरकार से अनुदान भी मिलता है। कर के अलावा जो इसकी आय के स्रोत होते हैं तो वो सरकार से मिलने वाला अनुदान भी होता है। और नगर निगम कर्ज भी ले सकती है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि नगर निगम को कर्ज लेने का अधिकार है। किसको, नगर निगम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कक्षा 7 पे हम आ गए हैं और इसमें एक फैक्ट है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन से उतार दिया गया था। तो है आपको ध्यान रखना है कि जो ये मारिटज वर्ग है इस स्टेशन से गांधी जी को उतार दिया था। ठीक है, और छीजन क्या होता है, छीजन किसे कहते हैं, तो पढ़ाई बीच में छोड़ देने को क्या कहते हैं, छीजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विधायक को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजयी होने की घोषणा करता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विजय होने की घोषणा करता है विधायकों की, ये कौन करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी करता है। ठीक, और राज्यपाल राज्य प्रशासन का कैसा प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। तो ये जो राज्यपाल है राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान है। क्वेश्चन आएगा कि संवैधानिक प्रधान कौन है,
राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है या मुख्य न्यायाधीश है। तो आपको क्या लिखना है, क्या बताना है, राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान है। ठीक। लिंग क्या है साथियों, मनुष्य की जैविक संरचना है। क्या है, मनुष्य की जैविक संरचना है, आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ध्यान से कि साथियों भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर, जो सरकारी किताब है वहाँ की बिहार की, उसमें लिखा हुआ है के निनगम्मा। क्या लिखा हुआ है नाम, के निनगम्मा, जो कि मैसूर की हैं। और जो गूगल पे सर्च करने पे मिलता है आमतौर पर, वो मिलता है वो किसका नाम, बसंत कुमारी का। तो यदि मेरे सुझाव से आपको क्या करना है, यदि ये विकल्प क्वेश्चन आता है, यदि आपके विकल्प में दोनों होते हैं नाम, तो आपको जाना है के निनगम्मा के साथ। ठीक है, क्योंकि आप इसका प्रूफ दे सकते हैं, है ना। लेकिन यदि आपके विकल्प आपके उसमें एग्जाम में ये नहीं आता है के निनगम्मा, तो फिर आप किसका उत्तर लगाना, बसंत कुमारी को उत्तर के रूप में चुनना। ठीक है। साहूनाथ, साहूनाथ क्या है, ये एक 45 साल की महिला है और केरल की ये बस ड्राइवर हैं। क्या है, केरल की बस ड्राइवर हैं। कौन, साहूनाथ। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है और बिहार में सामान्यतः 14 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश कर लेता है। ठीक है। अपन समाचार, अपन समाचार क्या है, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क है ना। जब आप सरकारी किताब पढ़ोगे तो इसमें ये सारी चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप ऐसे ही वीडियो देख के कवर करना। तो अपन समाचार क्या है, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क। अपन का फुल फॉर्म क्या है, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हॉबी मुआर गाँव, ये कहाँ पर है, दरभंगा में है। और यहाँ पर क्या है साथियों, क्या होता है, यहाँ पे आसपास के छोटे बड़े तालाब में मखाना होते हैं, जो उनकी खेती की जाती है। कहाँ पर, हाबी मुअर गांव में, जो कि दरभंगा जिले में है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन में होता है। कहाँ कहाँ, पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन में होता है। ठीक। 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त करने की घोषणा की। कब की, सन 1991 में। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा कि राज्य सरकार ने जल कर से मुक्त करने की घोषणा कब की, तो वो कब की, 1991 ईस्वी में। ठीक। सड़क चिन्ह साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह, जो है बताते हैं कि यह चिन्ह कि इसमें क्या होता है, यह चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आदेशात्मक सड़क चिन्ह। और इसमें क्या होता है, रुकिए और रास्ता दीजिए कि चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय में होते हैं। किसमें, आदेशात्मक सड़क चिन्ह में। और दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है सचेतक सड़क चिन्ह। इसमें क्या होता है, त्रिकोणीय आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह, जो सूचना देने का काम करते हैं। तो सड़क चिन्ह के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम कक्षा 8 की किताब पर। तो साथियों इसमें आपको ध्यान रखें आप कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों द्वारा अपना संविधान स्वयं बनाने की स्पष्ट मांग रखी थी, है ना। तो कब रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना संविधान बनाने की मांग, तो वो रखी कब, 1920 में। ठीक। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा बनाई थी। ठीक है। 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा है जो, उसके अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, अंतरिम यानी अस्थायी अध्यक्ष, काम चलाऊ अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और निर्वाचित अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों बिहार से थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1952 में पारित कानून से महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। तो आपको ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना किस वर्ष से शुरू हो गया, तो ये हो गया कब से, 1952 में पारित कानून से। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987। यह कब से प्रभावी हुआ, 9 नवंबर 1995 से ये प्रभावी हुआ। ठीक है। आगे हम बात करें तो साथियों जो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम है, इसमें क्या क्या किस किस का गठन किया गया है, तो राष्ट्रीय प्राधिकार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 प्राधिकार हैं, कौन कौन, राष्ट्रीय, राज्य और जिला प्राधिकार। और समिति कौन कौन है, उच्चतम समिति, उच्च न्यायालय की समिति और अनुमंडल विधिक समिति। ये तो ये किसके अंतर्गत इनका गठन हुआ है, तो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के द्वारा, जो कि 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है आपको कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के द्वारा निम्न में से किसके गठन हुआ या किसके गठन नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट साथियों, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र लोग कौन कौन होते हैं। तो इसमें जिनकी भी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, यानी 1 लाख रुपये से अधिक नहीं हो उनकी, तो वो भी मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का वो सदस्य हो, मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखारी हो, वो कैसा हो, भिखारी हो, 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, और व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा यानी निगरानी या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में हो। ठीक है, क्या है, व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में हो। तो यह सारे जो भी लोग हैं यह मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। ठीक है, इनको फ्री में कानूनी सहायता दी जाएगी। और जो मधुरापुर है साथियों, ये कहाँ पर है, वैशाली जिले में है। और यहाँ पर की जो प्रमुख खेती है वो क्या है, केला। केला कहाँ होते हैं प्रमुख रूप से, तो वो होते हैं मधुरापुर, जो कि वैशाली जिले में आता है। सहकारिता किसे कहते हैं साथियों, तो सहकारिता का जो मेन काम है वो क्या है, मिलजुल कर काम करना। ठीक है, यानी आपस में मिलजुल के काम करना। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सह तथा कारिता, जिसमें सह का अर्थ है मिलकर और कारिता का अर्थ है कार्य करना। ठीक है, तो मिलजुल कर काम करना एक इसका मूल मंत्र है सहकारिता का। ठीक है, आगे बात करें तो पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं। प्रश्न आएगा कि जो पैक्स होता है ये क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, किसान जो होते हैं इसमें अपनी बचत का वो संचय करते हैं। ठीक है, तो पैक्स किससे संबंधित है, बचत का संचय करने से। ठीक है, और राज्य की सभी 8,463 पंचायतें हैं, यहाँ पर एक एक पैक्स कार्यरत है, ये आपको ध्यान रखना है। उपभोक्ता सहकारी समिति, इसका उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है ना। तो उपभोक्ता सहकारी समिति का क्या काम है कि ये बड़े व्यापारियों से, जो भी थोक व्यापारी होते हैं उनसे इकट्ठा माल खरीद लेगी, और जो उनकी अपने सदस्य होते हैं उन समितियों के, उनको वह सस्ते दाम पर ये चीज़ें उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता सहकारी समिति का प्रमुख काम होता है। जो राशन होता है साथियों, राशन में क्या है, बीपीएल परिवार को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा। क्या मिलेगा, राज्य सरकार द्वारा 5.22 रुपये, है ना, यानी लगभग 5 लगभग ये समझो आपकी 5.25 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से क्या मिलेगा, 10 किलोग्राम गेहूँ, और 6.78 रुपये प्रति किलो दर से 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे राशन की व्यवस्था है, कहाँ पर, बिहार में। अभी आगे बात करें तो अगला जो हमारा पाठ आ गया है वो है क्या, हमारी दुनिया। इसमें क्या है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है, और ये तारों के जो समूह होते हैं इनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी इनमें से यानी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है, इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि होती है वो भी कितनी होती है, 14 दिन की होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जिसको दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं, है ना, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको रोटेशन। और पृथ्वी की जो वार्षिक गति है इसको कहते हैं परिक्रमण गति। तो जो दैनिक गति है इसको कहते हैं परिभ्रमण गति, यानी अपनी धुरी पर घूमना,
और पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है जिसको वो चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य का, तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। और जो मौसम जो बनने का कार्य होता है वो किससे होता है, परिक्रमण गति से, ठीक है। और जो दिन रात होते हैं वो होते हैं आपके परिभ्रमण गति से, ये आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च व 23 सितंबर आप जानते हैं सूर्य की किरणें इन दिन विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन तिथियों को क्या कहते हैं, समदिवारात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, समदिवारात्रि कहते हैं। तो प्रश्न आपसे बन जाएगा कि किन तिथियों को समदिवारात्रि कहते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, समदिवारात्रि कहते हैं। यानी इस दिन क्या होते हैं, समान दिन और समान रात होती है, यानी समान अवधि दिन की होती है, समान अवधि रात की होती है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है नील आर्मस्ट्रांग, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। यदि हम प्रथम भारतीय की बात करें तो उनका नाम है राकेश शर्मा, जो कि 1984 में चांद पर गए थे, ठीक। चिकनी मिट्टी को केवल मिट्टी भी कहते हैं, तो केवल मिट्टी का अन्य नाम क्या है, चिकनी मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल अच्छी होती है। किसकी फसल अच्छी होती है, दलदल मिट्टी में, तो वो होती है दलहन की फसल, ठीक है। मैदान साथियों 3 प्रकार के होते हैं, इसमें किताब में लिखा है, अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, रचनात्मक मैदान, ठीक है। और जो अपर्दन मूलक मैदान है ये कहाँ पर है, जैसे फिनलैंड का मैदान है, उत्तर यूरोप कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान, ये कैसा है, अपर्दन मूलक मैदान है। और जो निक्षेपण मूलक मैदान है यह केरल के तट का मैदान है, हंगरी का मैदान है, ये कैसा है, निक्षेपण मूलक मैदान है। और जो रचनात्मक मैदान है यह कौन है, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ये क्या है, रचनात्मक मैदान है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे ये आ जाएगा कि भाई साथियों जो हंगरी का मैदान है ये किस प्रकार का मैदान है, तो वो है निक्षेपण मूलक मैदान, है ना। और फिनलैंड का मैदान कैसा मैदान है, तो अपर्दन मूलक मैदान। साथियों वास्तविकता ये है कि जो बिहार की SCERT या जो भी NCERT किताबें होती हैं 6 से 10 की, अभी बच्चों को उसी में से लगभग 60% मैटर उसी का नहीं आता है ना। हम लोग बाकी कुछ भी पढ़ते रहते हैं, यदि उन्हीं किताबों से प्रश्न आ जाते हैं तो उनको हम हल नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको हम पढ़ते नहीं हैं। जो तिब्बत का पठार है, संसार का सबसे ऊंचा पठार है, कौन, तिब्बत का पठार है, ठीक। और साथियों यदि हम दिशाओं की बात करें तो कुल कितनी दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। और जो आकाश और पैर के नीचे की दिशा होती है इसको क्या कहते हैं, नादिर यानी पाताल। और सिर के ठीक ऊपर की दिशा होती है इसको कहते हैं जैनिथ। क्या कहते हैं, जैनिथ। मैं लिख के बता देता हूँ, इसको कहते हैं क्या, जैनिथ। ये किताब से ही लिया गया मैटर है तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इसको क्या कहते हैं, जैनिथ, जिसको आकाश भी कहते हैं, ठीक है। मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या, संकेतों का उपयोग करना, मापक का उपयोग और दिशाओं का निर्धारण, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि मानचित्र बनाने के लिए कितनी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, संकेत का उपयोग, मापक का उपयोग और दिशाओं का निर्धारण, ठीक। मानचित्र पर 2 स्थानों या बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है, ठीक है। यदि हम मानचित्र के प्रकार की बात करें तो साथियों ये 3 प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। भौतिक आपको पता ही है कि जिसमें किसी भी देश की पठार, पर्वत, मैदान दिखाए जाएं, इसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। राजनीतिक में जो भी देश की सीमाएं होती हैं, राज्यों की सीमाएं होती हैं, उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है कि जलवायु दिखाई जाती है किसी प्रदेश की, देश की, वनस्पति, जनसंख्या, वर्षा, उद्योग, तो ये जिसमें भी दिखाया जाता है उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। और इसमें क्या होता है, दी गई सूचनाओं के आधार पर इसका नामकरण होता है, ठीक। और यदि हम बात करें मैप में, तो जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसमें जो पठार होते हैं उनका रंग पीला दिखाया जाता है, जो पर्वत होते हैं उनका रंग भूरा रंग होता है, और जो मैदान होते हैं उनका रंग हरा होता है, ठीक है। अब साथियों ये आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और एक बात आपको पता ही है कि बिहार जीके का मैंने नोट्स बनाया था जो कि कुल 99 पेज का है। यदि आपने उसके PDF नहीं लिया है तो आप उसके PDF ले सकते हैं 60 रुपये में। आपको जो पेमेंट करना है वो करना है 87 56 27 72 92, ठीक।
ठीक है। इस नंबर पर आप पेमेंट करके फ़ोनपे गूगल पे करके आप 60 रुपये भेज के व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।